नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चौबेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम यूनिट 5 के अंतर्गत काव्यांग परिचय पढ़ेंगे। काव्यांग परिचय में सबसे पहले हम पढ़ते हैं काव्य दोष। काव्य दोष से तात्पर्य, सर्वप्रथम काव्य दोष क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। काव्य दोष, जैसे दोष शब्द से सिद्ध होता है कि दोष का मतलब होता है कोई बुराई होना, है ना। आज के ज़माने में कोई इतना वो नहीं होता है कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं हो। इसी प्रकार से काव्य में भी कुछ दोष होते हैं, कुछ कमियां होती है। इसके कारण से उसकी जो साहित्य रचना है उसके ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसी के अंतर्गत हम आज पढ़ते हैं काव्य दोष। काव्य दोष के अंतर्गत देखिए, काव्य दोष विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें अपनी निर्दोषता का गर्व कर सके। कवि मनुष्य है और सामाजिक प्राणी है। जो इनकी रचनाएं, जो साहित्य की जो रचनाएं करते हैं वो भी एक सामाजिक प्राणी है। उससे भी कुछ ना कुछ दोष या कुछ ना कुछ कमियां इस काव्य साहित्य के अंतर्गत रह जाती है, उसको ही काव्य दोष कहते हैं। दोषों के अनेक नाम दिए गए हैं, परंतु किस कवि का काव्य पूर्णतः दोषहीन है ये कहना कठिन है, क्योंकि साहित्य के अंदर कोई भी ऐसा कोई पूर्ण, जिसको कहें पूर्ण बिल्कुल विद्वान हो या विदुषी हो, ऐसा कोई कवि या कवियत्री नहीं हुआ जिसके अंदर कोई दोष, काव्य के अंदर कोई दोष नहीं छोड़े हों, बिल्कुल पूर्णता उसको कर दिया हो। तो इसी प्रकार से साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कहते हैं कि साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी के अनुसार, विश्वनाथ जी इनका कहना है शब्दार्थ द्वारा जो रस के अपकर्षक हीन कारक है वह दोष है। किसे कहते हैं? शब्दार्थ द्वारा। इन्होंने क्या कहा है कि शब्दार्थ द्वारा जो रस के अपकर्षक हीन कारक होते हैं, हीन कारक ही दोष है। शब्दार्थ के द्वारा इसको कह सकते हैं कि रस के अपकर्षक, रस का जो सार्थक अगर पूर्णता प्रयोग नहीं किया हो या काव्य को पढ़ने में रस में रसमयता नहीं आ रही हो, तो वो भी एक काव्य का दोष कहा जाता है। ये ऐसा कहना ही इनका है, विश्वनाथ जी का है। और कवि लेखक वामन ने गुणों के विरोध में आने वाले को दोष कहा है। जो गुण होते हैं अगर उनका कोई विरोध कर रहा है काव्य के अंदर, तो उन्होंने उसको काव्य का दोष माना है। भारतीय समीक्षकों में अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि आदि के संबंध में चाहे कितना ही मतभेद रहा हो, किंतु काव्य के दोषों के निराकरण के संबंध में सभी एकमत हैं। आचार्य दंडी का कथन है, जिस प्रकार कोड एक धब्बा भी शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तिल के सदृश काव्य दोष भी असम्य है। क्या कहा उन्होंने कि जिस प्रकार से शरीर के ऊपर अगर मान लो कोई कोड़ आ जाती है, कोई शरीर में विकृति आ जाती है, तो पूरे शरीर की सुंदरता को खत्म कर देता है, उसी प्रकार से अगर एक तिल मात्र भी अगर काव्य के अंदर दोष आता है तो काव्य की सुंदरता को प्रभावित कर देता है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा आचार्य दंडी का कहना है। आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के दोष माने, इनमें कुछ शब्द गुण, कुछ अर्थ गुण दोष माने। इन्होंने आचार्यों ने कौन कौन से माने? एक तो शब्द दोष, और एक माने हैं अर्थ दोष। शब्द दोष का शब्दों का सही प्रयोग नहीं किया, और अर्थ दोष का जो अर्थ जो निकलना चाहिए था उसका सार्थक प्रयोग उन्होंने नहीं किया। तो ये दो प्रकार के दोष हमारे सामने आए। इनमें है शब्दगत और अर्थगत दोष। कुछ रस संबंधी दोष भी मानते हैं, कुछ कवि इसमें रस संबंधी दोष भी मानते हैं। रस संबंधी दोष, शब्द और वाक्यों के दोष अलग अलग माने। काव्य के वाक्य में अर्थ ठीक
ठीक समझने के पूर्व जो शब्द खटकने लगता है उसे शब्द दोष कहते हैं। कहने का मतलब काव्य के अंदर अनावश्यक शब्दों का अगर कहीं प्रयोग कर दिया गया तो वो सुनने में और बोलने में और पढ़ने में हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो शब्दगत दोष हो जाता है। जब उन शब्दों का सम्मिलित अर्थ समझने लगते हैं तब उनकी कोई बात खटकने लगती है, उसे अर्थ दोष कहते हैं। अगर मान लो कोई हम किसी शब्द का मतलब प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ निकाल रहे हैं और उसका अर्थ काव्य के अनुसार नहीं निकल रहा है तो वो अर्थगत दोष कहलाते हैं। तो हमारे पास शब्दगत दोष और अर्थगत दोष दो प्रकार के दोष आए हैं और कुछ कवियों ने रसगत दोष भी माने हैं। तो देखिए कहीं कहीं काव्यों में जिन भावों और रसों की व्यंजना रहती है उसमें दूसरों का विरोध करने वाले भाव रस जब उत्पन्न हो जाते हैं तो वहाँ रस दोष माना जाता है। रस दोष कहाँ माना जाता है भाई, कोई मान लो कोई सुंदरता का चित्रण किया जा रहा हो और सुंदरता के चित्रण में कोई ऐसा रस वहाँ पर आकर के करुण रस या शांत रस, कुछ ऐसे रस अगर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उस काव्य का जो तन्मयता जो रहती है उसको तोड़ देता है, तो उसको रस का दोष कहा जाता है। तो यहाँ रस दोष माना जाता है। वास्तव में रस दोष में भी शब्द दोष और अर्थ दोष के कारण विद्यमान रहे हैं। एक और प्रकार का दोष होता है जिसे वर्णन दोष कहते हैं। अब रस शब्द और अर्थ के वर्णन में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न लगते हैं तो वर्णन दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कुछ दोषों का वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले है इसमें ग्राम्यत्व या च्युत संस्कृति दोष। इन दोषों के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राम्यत्व और च्युत संस्कृति दोष। नंबर 1 ग्राम्यत्व या च्युत संस्कृति दोष। अब देखिए जैसा नाम है वैसा ही इसका अर्थ है। ग्राम्यत्व या च्युत संस्कृति दोष मतलब ऐसे साहित्य होते हैं, बहुत से रचनाकार ऐसे होते हैं जिनमें ग्रामीण शब्दों का, ग्राम के अंदर जिनका कोई वो नहीं होता और उन ग्रामीण शब्दों का उस साहित्य के अंदर प्रयोग किया जाता है तो उसको ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जो गांव की भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं और वो साहित्य के अंतर्गत अनर्गल आ जाते हैं तो उसको ग्राम्यत्व दोष की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि इसकी परिभाषा देखिए, ग्राम्यत्व च्युत संस्कृति दोष उसे कहते हैं जहां व्याकरण विरुद्ध प्रयोग में आते हैं। व्याकरण के विरुद्ध, व्याकरण के नियम का उल्लंघन कर व्याकरण के विरुद्ध जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण के विरुद्ध जो प्रयोग किए जाते हैं, कभी कभी महान कवि व्याकरण की अवहेलना कर जाते हैं या ये दोष 5 प्रकार के माने गए हैं। और ग्राम्यत्व दोष जो है वो क्या कितने प्रकार के माने गए हैं? 5 प्रकार के माने गए हैं। ये 5 प्रकार के दोष माने गए। तो इसके अंदर देखिए, इसमें है लिंग दोष, दूसरा है वचन दोष, और कारक दोष, संधि दोष, प्रत्यय दोष, ये 5 प्रकार के दोष हैं। लिंग दोष मतलब जहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसक लिंग ऐसे शब्दों का ध्यान में नहीं रखा जाता है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोल दिया जाता है या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग के रूप में शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है, तो वहाँ लिंग दोष हो जाता है। वचन दोष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मतलब जिस प्रकार से एक या दो का जो संज्ञाएं हैं उनका बोध कराया जाता है
वहाँ पर कभी कभी लेखक उस की अवहेलना कर देता है और वचन का सही प्रयोग नहीं कह पाता है। कारक दोष मतलब क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसको कारक कहते हैं, और कारक के अंदर जहाँ जिस कारक का प्रयोग होना होता है वो वहाँ नहीं हो पाता, दूसरे कारक का वहाँ पर अनावश्यक प्रयोग कर दिया जाता है, तो कारक दोष माना जाता है। और संधि दोष, संधि दोष का मतलब तो जो व्याकरण की परिपाटी होती है उसके अनुसार उसका नियमों का पालन नहीं किया जाता है, और इसके विरुद्ध अगर कोई संधि का अनावश्यक प्रयोग वहाँ कर देते हैं तो हम वहाँ पर संधि दोष मानते हैं। प्रत्यय, जैसा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्द या धातु के मतलब शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो प्रत्ययों का भी अगर सही प्रयोग नहीं किया गया है काव्य के अंतर्गत तो वो प्रत्यय दोष माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये 5 प्रकार के दोष होते हैं। जैसे देखिए इसका एक उदाहरण देखते हैं, एक इसका एक उदाहरण है, फूलों की लावण्यता देता है, फूलों की लावण्यता देता है आनंद। अब देखिए इसमें क्या है, इन दो शब्दों में लावण्यता शब्द दोष युक्त है ना, और इसमें देखिए दूसरे वाले छंद की प्रबंध त्योही व्यंग नाकनी मेघ उद्दीपन भाव अनुभाव पति यामा के भाव संचारी अस्थाई रस भूषण हूँ। इस प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण भी हो सकता है थाई और अस्थाई। तो देखिए इसमें लावण्यता शब्द, फूलों की लावण्यता, लावण्यता नहीं सुंदरता है ना, फूलों की सुंदरता क्या देती है, हमें आनंद देती है, लावण्यता नहीं। तो यहाँ पर अगला देखिए इसी प्रकार से ग्राम्यत्व संस्कृति के बाद अगला है श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व ने श्रुति यानी सुनना, सुनने में जो शब्द हमें कटु लगे, मतलब सामने वाले को अगर हम कुछ बात बोल रहे हैं या साहित्य के अंदर कोई लेखक ने किसी का प्रयोग किया है, अगर वो सामने वाले को सुनने में कटु लग रहा है या कड़वा लग रहा है तो उसको श्रुति कटुत्व दोष माना गया है साहित्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कानों को कठोर लगने वाले शब्द को श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। प्राय ये दोष श्रृंगार आदि कोमल रसों में पाया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण है कृतार्थी तब होंगी मिली मिले हैं जब प्रिय आए। अब देखिए इस उदाहरण के अंतर्गत कृतार्थी शब्द श्रुति कटुत्व है, कृतार्थी है ना, उदाहरण में कृतार्थी शब्द क्या है, श्रुति कटुत्व दोष से सुनने में कटु लग रहा है। अगला देखिए श्रुति कटुत्व की बात आता है अक्रमत्व दोष। नंबर 3 अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व का मतलब समझ में आया, अक्रमत्व का मतलब होता है क्रम का जहां पर हमने मतलब क्या परिपालन नहीं किया हो, क्रम को तोड़ दिया हो, उसको अक्रमत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए जहाँ पदों के में क्रम ठीक ना हो, शब्दों का जो क्रम जो होता है, शब्दों का जो प्रयोग करने का जो क्रम होता है उसका
पालन नहीं किया गया हो और आक्रामक शब्दों का वहाँ पर प्रयोग अगर कर दिया गया हो तो उसको आक्रामक दोष माना जाता है। जैसे इसमें है विश्व में, इसका उदाहरण है विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। तो देखिए पहले शब्द में पद में मानवी शब्द लीला का विशेषण है। मानवी शब्द किसका विशेषण है? लीला का विशेषण है। तो इसमें इसका जो क्रम है जो कि मानवी लीला, ये दोनों शब्द पास होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर लेखक ने क्या करा, विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। तो यहाँ पर विश्व में लीला मानवी मतलब मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, तो इससे इस तरह के क्रम होना चाहिए था, उस क्रम को यहाँ पर उसका परिपालन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर अक्रमत्व दोष है। अगला है क्लिष्टित्व। इन दोषों में क्या है कि जैसे जो शब्द हैं जिस प्रकार से दोष का नाम है उसी प्रकार से इनकी परिभाषा बनती है। जैसे क्लिष्टित्व आ गया, जैसे अक्रमत्व आता, क्रम का प्रयोग नहीं किया गया था। दूसरा आया था यहाँ पे श्रुति कटु, तो सुनने में कड़वा लग रहा था, तो उसके भी शब्द के अनुसार ही इसकी परिभाषा। इसी प्रकार से क्लिष्टित्व मैंने कठिन शब्दों का जहाँ पर मतलब जहाँ पर कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया हो वो क्लिष्टित्व दोष होता है। जहाँ शब्दों का प्रयोग ही अर्थ कठिन हो, मतलब उसका अर्थ निकालने कठिन हो, अर्थ ही मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे क्लिष्टित्व दोष माना जाता है। इसके अंतर्गत देखिए कंचनपुर पति के लो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवे। अब यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण देखिए, कंचनपुर पति के लो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवे, प्रिया नहीं आवे। अब इसमें देखिए प्रस्तुत उदाहरण में जहां कंचनपुर पति लंकापति रावण, कंचनपुर पति यानी लंकापति रावण, उनके भाई कुंभकर्ण को प्रिया यानी निद्रा नहीं आती है। तो इसमें क्या बताया, कंचनपुर पति के लो भ्राता, कंचनपुर यानी रावण है ना, मतलब सोना की जो लंका है, कंचन यानी सोने को बोलते हैं, जो सोना के जो कंचनपुर के जो पति है मतलब अर्थात रावण है, उनके जो भाई है कुंभकर्ण है ना, तासु प्रिया नहीं आवे, तासु यानी उनको सबसे प्रिय क्या थी, नींद। तो इसमें अर्थ निकालने में थोड़ी सी यहाँ पर असुविधा हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्लिष्टित्व दोष है। इसका अर्थ जो है वो थोड़ा कठिन तरीके से निकला है, इसलिए यहाँ पे क्लिष्टित्व दोष है। चलिए भाई अगला देखिए ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष देखिए, ग्राम्यत्व दोष का मतलब होता है जहाँ पर कवि या लेखक क्या करते हैं, सभ्य साहित्यिक भाषा में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जो शब्द साहित्य जो होते हैं, सभ्यता युक्त जो शब्द होते हैं, उसके अंदर ग्रामीण भाषा के जो शब्द हैं अगर उसको मिला दिया जाता है तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे सदोषी, सदोषी
लोटियो, तो अब देखिए इसमें पीदोसी, सदोसी नहीं है, पीदोसी, पीदोसी लोटियो। तो पीदोसी शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष है। जैसे मालूम है नहीं, अगर जैसे एरे एरे नंदलाल, मैं तेरे नैन उनकी कायल हूँ, तो एरे शब्द यहाँ पर ग्रामीण शब्द आ गया। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला है दुष्क्रमत्व, छठा दोष है दुष्क्रमत्व दोष। देखिए जहां पर शास्त्रीय अथवा लौकिक क्रम के विरुद्ध, जहां पर जो शास्त्र की जो परिपाटी है उसके विरुद्ध क्या किया जाता है, लौकिक क्रम के विरुद्ध कोई बात कही जाती है, तो वहां पर क्या होता है, दुष्क्रमत्व दोष होता है। जैसे मारुत नंदन, मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को वेग लजाए। अब देखिए इस उदाहरण के अंतर्गत देखिए, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए। तो प्रस्तुत उदाहरण में यहाँ पर क्रम खगराज मारुत और फिर मन होना चाहिए था। पहले क्या होना चाहिए था, खगराज के वेग को, है ना। तो वो क्रम यहाँ पर टूट गया, इसीलिए यहाँ पर दुष्क्रम दोष का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मन की चाल सबसे अधिक होती है, मन की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए, है ना। तो क्योंकि मन की जो चाल है, मन की जो गति है वो सर्वाधिक होती है, मन तुरंत कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, तो मन की जो गति होती है वो ज़्यादा तेज गति होती है। अगला देखिए आप, सातवां अश्लील। जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो लज्जा या जुगुप्सा असंगत का व्यंजक हो जाता है, मतलब सुनने में हमें अच्छे नहीं लगते हो, है ना, घिनौनापन हमें आता हो, ऐसे शब्दों का अगर कहीं प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है, अश्लील दोष उसको माना गया है। इसके अंदर देखिए उदाहरण देखिए इसका, हुए मंजरित च्युत मनोहर। प्रस्तुत हो रहा, सौरभ सुमधुर, सुमधुर,
देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे हुए मंजरित च्युत मनोहर, प्रस्तुत हो रहा सौरभ सुमधुर। तो यहाँ पर च्युत शब्द जो है वो अश्लील शब्द लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस काव्य के अंतर्गत अश्लील दोष का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अश्लीलत्व दोष, अश्लीलता यहाँ पर आ गई है। जैसे एक उदाहरण हो रहे, मीची अखियाँ पिए को निरकी, पाद दियो सकाय। अब पाद शब्द जो यहाँ पर अश्लील शब्द है, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमने ये काव्य के कुछ दोष थे, इनके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में अगला काव्य अंग पढ़ेंगे।